अक्सर होता क्या है कि जब भी समाज में कुछ गलत होता है तो सबसे आसान काम होता है किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठा देना। लेकिन आज के इस विश्लेषण में चर्चा का विषय थोड़ा अलग और काफी गहरा है। हम उन छिपी हुई संरचनाओं को समझेंगे जो असल में हमारे व्यवहार को तय करती हैं। हम ये जानेंगे कि जिन्हें हम व्यक्तिगत विफलताएं मानकर दरकिनार कर देते हैं, वे दरअसल बड़ी सामाजिक विसंगतियों का ही नतीजा होती हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल यहीं से आता है कि आखिर किस पॉइंट पर एक निजी संघर्ष एक बहुत बड़ी सार्वजनिक समस्या बन जाता है। कोई भी समस्या अचानक से संकट नहीं बनती, इसके पीछे एक पूरी कड़ी होती है। इसे एक सीधे उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई एक इंसान नौकरी ढूंढ रहा है और उसे परेशानी हो रही है, तो ये उसकी निजी चुनौती है। पर विचार करने वाली बात है कि जब 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएं, तो ये किसी एक इंसान की कमी थोड़ी ना है। ये एक स्ट्रक्चरल फेलियर यानी ढांचागत विफलता है, और ऐसी स्थिति को कोई एक अकेला इंसान अपनी मेहनत से रातों रात ठीक नहीं कर सकता। और यहीं से सामाजिक समस्या की असली परिभाषा निकल कर आती है। समाजशास्त्री रेनाल्ड के मुताबिक ये एक ऐसी स्थिति है जो समाज के एक बहुत बड़े हिस्से पर बुरा असर डालती है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है कि इन समस्याओं का समाधान बिल्कुल संभव है, लेकिन छोटे-मोटे निजी प्रयासों से नहीं। इसके लिए एक संगठित सामूहिक प्रयास ही चाहिए होता है। अब इस नजरिए ने इंसानी व्यवहार को समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया। एक वक्त था जब लोम्ब्रोसो जैसे विचारक ये मानते थे कि अपराधी तो पैदाइशी होते हैं, लेकिन फिर सदरलैंड जैसे समाजशास्त्री आए और उन्होंने एक वैचारिक क्रांति ला दी। उन्होंने साबित किया कि अपराध कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये तो सामाजिक परिवेश से सीखा गया व्यवहार है। मतलब दोष व्यक्ति के जन्म का नहीं, बल्कि उसके इर्द गिर्द मौजूद सामाजिक संरचना का है। बाल अपराध या जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को ही ले लेते हैं। टूटे हुए परिवार, गरीबी और संसाधनों की कमी, ये सब चीज़ें युवाओं पर एक भारी दबाव डालती हैं। जब उन्हें समाज में सही सम्मान या मौके नहीं मिलते, तो उनके अंदर एक स्टेटस फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। अपनी जगह बनाने और थोड़ी सुरक्षा पाने के चक्कर में वे मजबूरन ऐसी संगत या गैंग्स का हिस्सा बन जाते हैं जहां से अपराध की शुरुआत होती है। इसी स्थिति को अगर थोड़ा और व्यापक नज़रिए से देखा जाए तो एमिल दुर्खीम की एक बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उनका मानना था कि अपराध सामाजिक बदलाव के साथ साथ अपना रूप बदलता है। यह किसी अकेले इंसान की मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि समाज के भीतर चल रहे बड़े बदलावों, विसंगतियों और बदलती हुई संरचनाओं का एक आईना है। और जब पूरी प्रणाली या सिस्टम ही बीमार पड़ जाए, तो भ्रष्टाचार से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। इसे 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। सबसे नीचे एक आम नागरिक जो राशन या किसी छोटे काम के लिए मामूली रिश्वत देता है। फिर आता है व्यापारिक स्तर, जहां बिजनेस फैसले बदलने के लिए पैसे चलते हैं। और सबसे ऊपर राजनीतिक स्तर, जहां बड़े सरकारी टेंडर्स तय होते हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक गलत व्यवहार, जिसे नॉर्मल मान लिया गया है, पूरी व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार सिर्फ नैतिकता का पतन नहीं है, ये एक भयंकर आर्थिक तबाही है। जब लोग इस टूटे हुए सिस्टम के हिसाब से अकेले चलने लगते हैं, तो काले धन का पहाड़ बनने लगता है। निवेश पर एक तरह का अदृश्य टैक्स लग जाता है, बचत कम हो जाती है और आखिर में समाज उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह जाता है, जैसे सड़कें या पुल, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ आकर एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। जब पूरा का पूरा सिस्टम ही सड़ चुका हो, तो क्या अकेले निजी स्तर पर उठाए गए कदम इस भ्रष्टाचार या खामियों को ठीक कर सकते हैं? इसका जवाब हमारी अब तक की सामाजिक समझ को पूरी तरह चुनौती देगा। क्योंकि कड़वी सच्चाई कुछ और ही है। जब कोई आम इंसान परेशानी से बचने के लिए मजबूरी में रिश्वत देता है, या जब कोई हाशिए पर रहने वाला युवा अपनी सुरक्षा के लिए किसी गैंग से जुड़ता है, तो असल में वे सिर्फ अकेले सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर अनजाने में होता क्या है, वे उसी बदहाल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत कर देते हैं। मतलब टूटे हुए सिस्टम में ढलना उसी सिस्टम को जिंदा रखने जैसा है। इसीलिए इस असमान ढांचे के भीतर खुद को बचा लेने की ये तरकीबें प्रॉब्लम को कभी जड़ से खत्म नहीं कर सकती। चाहे वो देरी से बचने के लिए घूस देना हो, या फिर परिवार का साथ ना होने पर घरेलू हिंसा सहती हुई महिलाएं हों, या फिर मर्टन की थ्योरी वाला एनोमी कॉन्सेप्ट, जहां सही रास्ते बंद होने पर लोग गलत रास्ते चुनते हैं। ये सब यही साबित करते हैं कि अब छुटपुट कोशिशों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ढांचागत या स्ट्रक्चरल बदलाव अब एक पूर्ण आवश्यकता बन चुका है।
इन विशाल गहरी समस्याओं से सच में निपटने के लिए हमें पिक्चर को थोड़ा और बड़ा करके देखना होगा। अलग थलग अकेले लड़े जा रहे संघर्षों को अब एक सामूहिक सामाजिक कोशिश में बदलना जरूरी है। जब पूरा समाज एक साथ आकर नियम बनाता है और संस्थागत बदलाव करता है, सिर्फ और सिर्फ तभी कोई स्थायी समाधान मुमकिन हो पाता है। और इतिहास भी गवाह रहा है कि बड़े बदलाव ऐसे ही आते हैं। आज़ादी के बाद भारतीय समाज ने बहुत ही व्यवस्थित ढंग से एक सामूहिक कानूनी ढांचा खड़ा किया, चाहे वो 1948 का मिनिमम वेजेस एक्ट हो, 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, 1961 का डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट या फिर 2005 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये इस बात का सटीक प्रमाण है कि शोषण और असमानता से लड़ने के लिए समाज को एकजुट होकर कानून का सहारा लेना ही पड़ता है। जमीनी स्तर पर जब सामूहिक कोशिशें होती हैं तो उनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में ग्रामीण महिलाओं ने जो शराब विरोधी आंदोलन शुरू किया था, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस आंदोलन ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो वे सरकारों को भी ऐसी नीतियां लागू करने पर मजबूर कर देते हैं जो कोई एक व्यक्ति अकेला कभी नहीं करवा सकता। और ये सिर्फ कानून बनने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामूहिक जिम्मेदारी पेनोलॉजी या दंड विज्ञान में भी दिखती है। हमारा समाज अब सिर्फ बदला लेने या सजा देने वाले जस्टिस सिस्टम से आगे बढ़कर एक सामूहिक सुधारात्मक न्याय की तरफ मुड़ चुका है। प्रोबेशन, पैरोल और पुनर्वास जैसे तरीके ये बताते हैं कि एक समझदार समाज व्यक्ति को छोड़ नहीं देता, बल्कि समस्या की जड़ तक जाता है और उसे सुधार कर वापस मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आज के समय की इन बड़ी चुनौतियों पर विचार करना जरूरी हो जाता है। सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसी कौन सी आधुनिक समस्याएं हैं जिन्हें आज भी हम अनजाने में किसी अकेले व्यक्ति की विफलता मान लेने की गलती कर रहे हैं, जबकि उन्हें सुलझाने के लिए पूरे समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी चाहिए। एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए बस इसी दृष्टिकोण को बदलना हम सबके सामने सबसे बड़ा सवाल है, और ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर गहरी सोच विचार की जरूरत है।